बट इंट्रोडक्टरी लेक्चर तक ही आपके पास टाइम है कि आप बैकग्राउंड की प्रिपरेशन और यहाँ से अपने आप को प्रिपेयर करके रखो। फिर कल से जब रेगुलर अपना इसमें डिटेल में लेक्चर चलेगा तो जो टॉपिक सॉल्व हो गया, जो टॉपिक कवर होगा, उस टॉपिक के एमसीक्यूज कल ही सॉल्व होने चाहिए। जो टॉपिक कवर उसके एमसीक्यू कल सॉल्व हो जाने चाहिए। क्लियर? इसी तरीके से आप एक एक दिन मेरे साथ पैरेलली चलोगे एंड एट द एंड आपको मंडे फ्राइडे, जब तक भी ये चलता है मंडे से फ्राइडे नेक्स्ट वीक के, तब आपको एटलीस्ट 1 डे रखना है टाइम बफर की आप एलन के एमसीक्यूज देख लो। ठीक है? जैसे इस बार देखा होगा तुम लोगों ने एलन की टेस्ट पीडीएफ, तो सभी टेस्ट के क्वेश्चन मैंने वहीं से दे दिए थे। क्यों? क्योंकि भैया क्वालिटी है क्वेश्चन की, तो क्वालिटी में कोई डाउट नहीं होता है। दूसरा, तुम लोगों तक एलन की पीडीएफ नहीं पहुंची थी, तो मेरे पास एक सोर्स ऑफ पेपर बनाने का था कि मैंने वहां से क्वेश्चन आपको देख ली। तो अभी आपको क्या करना है कि आपको प्रैक्टिस अपनी ऐसी रखनी है कि आप एलन का भी सॉल्व करके बैठो, ताकि फिर जो मैं पेपर बनाती हूँ फिर उसको अटेम्प्ट करो। ओके? तो पैरेलल रहना है, अच्छे से समझते हुए चलना है। पहले जनरल चीजें बात करेंगे, फिर क्योंकि यहाँ पे आपको साइकिल पढ़ना है, पंपिंग पढ़नी है, रेगुलेशन पढ़ना है, तो टफ चैप्टर रहेगा थोड़ा सा। मतलब यहाँ पे डिजीज पोर्शन से भी आपको थोड़ा सा पढ़ना है, एंड यहाँ पे आपको रेगुलेशन जो है वो भी थोड़ा सा अपग्रेडेड है, ब्रीदिंग और डाइजेशन दोनों से थोड़ा सा हाई है। एंड देन आप जो सिस्टम देख रहे हो ये भी पूरे बॉडी में सप्लाई को मेंटेन कर रहा है, तो हार्ट की फंक्शनिंग आएगी इसमें, हार्ट की पंपिंग आएगी, पूरा कार्डियक साइकिल आएगा, पूरा जो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है वो आएगा, एंड अलोंग विद दैट लिम्फ सिस्टम भी पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो पहले तो हम बॉडी फ्लूइड्स पे बात करेंगे कि बॉडी में फ्लूइड क्या क्या है। ये चैप्टर सिर्फ ये नहीं कह रहा है कि ब्लड के बारे में आपको बात करना है, बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड मतलब बॉडी के अंदर जो भी वाटर कंटेंट है, एवरीथिंग इंक्लूडेड इन बॉडी फ्लूइड्स। एंड यू नो blood and lymph are the which type of connective tissue? Blood and lymph are which type of connective tissues? कनेक्टिव टिश्यू में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, क्लियर? कनेक्टिव टिश्यू है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एक हाँ कह सकते हैं, स्पेशलाइज में सब आते हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, क्लियर? वो अब एक बेसिक सी बात, पहले दो चैप्टर हो गया, चैप्टर में क्या क्या होगा? 18.1 ब्लड है, लिम्फ है, देन सर्कुलेटरी पाथवे है, देन डबल सर्कुलेशन है, जो आपके एनिमल किंगडम में आपने हायरार्की पे पढ़ा हुआ है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, ये वाला पोर्शन से थोड़ा सा यहाँ से टफनेस बढ़ेगी, एंड डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ऐसे तो कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है मैं फास्ट पढ़ा दूँ, ठीक है, ताकि मंडे ट्यूसडे तक ये कंप्लीट हो जाए, फिर तुम्हें एक रिवीजन दे दूँ। तो आई विल मैनेज, और वो 2-3 लेक्चर में एक, जिस तरीके से तुम लोग रिस्पॉन्स करोगे उस तरीके से मैं रिदम पकड़ लूंगी। अगर तुमने बेसिक 2-3 लेक्चर में रिस्पॉन्स अच्छे से दे दिया और चीजें समझ रहे हो और इजी चलेगा, तो ऑब्वियसली आगे के लेक्चर अपन स्पीड अप कर सकते हैं। और जो मेरा टारगेट रहता है कि पेपर के आप एटलीस्ट 4 डेज पहले आप अपनी सेल्फ स्टडी के लिए रहो उस पेपर पे, मेरे से पढ़ो, सेल्फ स्टडी, उतना टारगेट लेके चलें, ठीक है? तो फर्स्ट तो बात ये आती है कि सर्कुलेटरी सिस्टम के फंक्शन क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लियर? आप अदर जितने भी सिस्टम देख रहे हो, अभी जिससे आपने ब्रीदिंग खत्म किया, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म किया, तो यू नो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई पर्पस नहीं है अगर वो सर्कुलेटरी सिस्टम से कोलैबोरेट नहीं करेगा, कोऑर्डिनेट नहीं करेगा। सेम वे में रेस्पिरेटरी सिस्टम का कोई पर्पस नहीं है अगर वो सर्कुलेटरी सिस्टम से कोलैबोरेट ना करे। तभी आपने देखा है आरबीसी, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है, CO2 डिफ्यूजन प्रोसेस। तो ये सारे जो प्रोसेस आपने देखा उन सभी में आप कहीं ना कहीं देख रहे थे कि ब्लड आ रहा है। सेम वे में जब डाइजेशन में मैंने बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो गया, उसके बाद एब्जॉर्प्शन में आप गए थे, तो कुछ मोनोमर्स फॉर्म में ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ था एक्सेप्ट फैट, ठीक है? जो काइलोमाइक्रॉन्स आपके बने थे वो फैट वाले फॉर्म्स गए थे लैक्टियल में, तो वो लिम्फेटिक सिस्टम में चले गए थे। तो यू नो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का भी जो यूटिलाइजेशन है, जो यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिशन हुआ, वो भी वाया द ब्लड होगा। नाउ कम टू द एक्सक्रीटरी पोर्शन।
जो बॉडी में वेस्टेज, मेटाबॉलिक वेस्टेज, एक्सेप्ट फूड वेस्ट नहीं, ठीक है, फूड वेस्ट वाला डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने कवर कर लिया। मेटाबॉलिक वेस्टेज जो यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, जो CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, तो CO2 चला गया आपका मेटाबॉलिक वेस्ट में रेस्पिरेटरी सिस्टम में, एंड जो यूरिया का फॉर्मेशन होगा वो सब चला जा रहा है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो उसको भी ले जाने के लिए हर सेल से वो एक्सक्रीटरी मटेरियल को रिसीव करना एंड ट्रांसपोर्ट करना टुवर्ड्स द किडनी, वहां तक ट्रांसपोर्ट करना, ये भी ब्लड के थ्रू हो रहा है। क्लियर। फिर इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, जो आप प्रोटेक्शन की बात कर रहे हो, जो आपकी बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम है, वो भी वाया द ब्लड एंड लिम्फेटिक सिस्टम डील कर रहे हैं, तो वहां पे भी आपको पता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि बॉडी का जो कोल्ड ब्लडेड वार्म ब्लडेड वाला फिनोमेना है, हम लोग वार्म ब्लडेड हैं, क्यों? हमारा इंटरनल टेम्परेचर बाहर से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, उसमें इतना अच्छा इसमें ऑस्मो रेगुलेशन कैसे मेंटेन हो पा रहा है, तो उसमें भी ब्लड इन्वॉल्व है। क्लियर। ठीक है। अभी जैसे आपने एक बैरियर बैरियर देखा था वहां पे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का, वहां पे देख रहे थे कि आप ब्लड वहां पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वहां पे भी ब्लड इन्वॉल्व है। फिर आप कैरोटिड आर्टरी में देख रहे थे कि वहां पे रिसेप्टर्स हैं, कैमो रिसेप्टर्स हैं, वहां पे भी आप देख रहे हो कि ब्लड से ही तो वो सेंस किया था। तो एवरीवेयर जो भी आप समझ रहे हो, जो भी आप रीड कर रहे हो, एक कनेक्टिंग टिश्यू सिस्टम जो वर्क कर रहा है कनेक्ट करने के लिए, वो कौन सा हो जाएगा? फ्लूइड। ठीक है, बोथ ब्लड एंड लिम्फ। तो रेस्पिरेटरी यहाँ पे अब देख लेते हैं, इतनी तो कहानी मैंने बोली। अच्छा, हार्मोन छूट गया, चलो अभी बात करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन एंड CO2 एक्सचेंज। एक्सक्रीटरी सिस्टम रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी सेल्स। कौन सा वेस्ट होगा ये हमेशा ध्यान में रहना चाहिए, बहुत छोटी बात है। मेटाबॉलिक वेस्ट, सेल के अंदर बनने वाले वेस्ट, न कि आपने बाहर से जो फूड इनटेक किया था उसका रिमेनिंग वेस्ट नहीं है। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन में कट लग गया, क्लॉटिंग, ब्लड बहुत ज़्यादा तेज, बहुत देर तक ब्लीडिंग ना हो रही हो, वो भी एक प्रोटेक्शन है। ठीक है, क्लॉट का बनना, वाइट ब्लड सेल्स जो है, इम्यून सेल्स की जो सेल्स हैं, एंटीबॉडीज जो बन रही हैं बॉडी में, वो सब भी ब्लड के थ्रू मूव कर रही हैं। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन जो भी फूड आपने अपटेक किया है उससे न्यूट्रिटिव वैल्यू को लेना, उसको ट्रांसफर करना। ठीक है, कैरीज एनर्जी एंड फूड थ्रू आउट द बॉडी। रेगुलेटरी जो बॉडी का टेम्परेचर और पीएच को मेंटेन करना, हेल्प मेंटेन पीएच एंड टेम्परेचर, मीन्स ऑस्मो रिसेप्टर यहाँ पे वर्क करते हैं, वो हाइपोथैलेमस के पास होते हैं, एंड वो भी सेंस कर सकते हैं कि ब्लड में सॉरी बॉडी के अंदर पूरा फ्लूइड का मेंटेनेंस कैसा है, फ्लूइड का लेवल कैसा है। क्लियर, एक्सक्रीटरी सिस्टम में आएगा इससे रिलेटेड। देन हार्मोनल, हार्मोनल हमें पता है कि हार्मोन्स मतलब एंडोक्राइन सेल, एंडोक्राइन सेल्स में जो भी फॉर्मेशन होगा, जो भी सिक्रीशन होगा, वो वाया ब्लड डिफ्यूज होता है, वो वाया ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, वो डक्ट के थ्रू नहीं, वो डायरेक्ट कैपिलरीज में आ रहा है, तो फिर से उसको ब्लड की नीड है ना बेटा, ब्लड में ही वो डिफ्यूज हुआ, ब्लड में ट्रांसपोर्ट हुआ है, एंड ब्लड में अब वो मूव कर रहा है और अपने टारगेट साइट के रेसेप्टर से देन बाइंड करके एग्जीक्यूट करेगा अपना फंक्शन। इज इट क्लियर? एकदम सिंपल समरी, सबको समझ में आई? ठीक है, सब पढ़ी हुई चीजें हैं, सब पढ़ते भी आ रहे हो, एनिमल किंगडम से ये सारी चीजें देख रहे हो, बट एवरीथिंग शुड बी रिलेटेड। आपको एकदम बेस क्लियर होना चाहिए, व्हाई आई एम गोइंग टू रीड दैट कैपिलरी सिस्टम। कल को हो सकता है तुम में से कोई कार्डियोलॉजिस्ट बन के बैठे, लेकिन जर्नी तो ऐसे ही स्टार्ट होती है ना, जीरो से ही सारी जर्नी स्टार्ट हुई है। कोई आगे जाके क्या बनता है, जर्नी उसकी जीरो से ही स्टार्ट होगी। तो आपको ये एकदम अंदर आना चाहिए कि हाँ, आप क्यों ये चैप्टर पढ़ रहे हो, और इसको क्या सिर्फ मार्क्स गेन करने के लिए पढ़ना है, या हम एक्चुअली इसको अपने लाइफ में हम इस फील्ड में जाना चाहते हैं, इसलिए हम इसके डेप्थनेस में एंटर करने के पहले, क्योंकि ये खुद ही कनेक्टिव टिश्यू है, तो मेरा भी इसके साथ बहुत एकदम ब्रॉडली कनेक्शन मेंटेन है कि मैम कभी भी कुछ पूछे ब्रीदिंग सिस्टम से, एक्सक्रीटरी सिस्टम से, एंड जब उनका कोलैबोरेटिव नर्वस सिस्टम आएगा तो हमें तब तक सब चीज माइंड में जो उन्होंने बताया है वो सेट कर जाए। क्लियर? तो इस तरीके से ब्रॉड वे में आपको एकदम पता होना चाहिए। तो फंक्शन ऑफ ब्लड, अब जब इतनी चीजें समझ में आ गई, वही है फंक्शन ऑफ ब्लड की, ट्रांसपोर्ट कर रहा है मटेरियल को, गैसेस एक्सचेंज हो गया, वेस्टेज को रिमूव कर रहा है, नथिंग एल्स। ठीक है,
जो जरूरी है उसको पहुंचा रहा है, जो टॉक्सिक है उसको रिलीज करा रहा है। ठीक है, रिलीज नहीं कराएगा तो आपने तो फंडामेंटल भी देखा, कार्बोनिक एसिड बनने लगेगा वाटर से रिएक्ट करके, कार्बोनिक एसिड बनेगा तो पीएच हाई हो जाएगा, मतलब पीएच लो होगा, H प्लस आयन हाई होगा, पीएच लो होगा, एसिडिक कंडीशन होगा। एंड एवरीवेयर जहाँ पे भी मेटाबॉलिज्म चल रही है वहाँ पे एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, इवन ब्लड में ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी पीएच को मेंटेन करना है, तो एसिडिक पीएच सब कुछ डिस्टर्ब करेगा। दैट्स वाई यहाँ पे क्या चल रहा है, एक प्रॉपर वे में कोऑर्डिनेशन चल रहा है कि जो भी टॉक्सिक है उसको रिलीज करो, जो भी न्यूट्रिटिव है उसको ट्रांसपोर्ट करो, जो भी नीडफुल है उसको ट्रांसपोर्ट करो। क्लियर है? अब आ जाते हैं एनसीईआरटी के फर्स्ट पैराग्राफ में। पहले ही वो लिख रहा है यू हैव लर्न, मतलब ये भी तुम पढ़ के ही आए हो यहाँ तक। क्लियर? यू हैव लर्न दैट all the living cells have to be provided with nutrients, oxygen and other essential substance. बन गया MCQ? Clear? Also, the waste or harmful substance produced have to be removed. जो requirement है उसकी सप्लाई जाएगी, जो टॉक्सिक है हार्मफुल है वो रिमूव होंगे। फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ टिश्यूज, किसकी हेल्दी फंक्शनिंग के लिए? टिश्यूज के हेल्दी फंक्शनिंग के लिए ये प्रोसेस चलनी चाहिए कि उसको जो इसेंशियल सब्सटेंसेस चाहिए वो उस तक पहुंच जाए, और जो उसके प्रोसेसिंग में वेस्ट, या जैसे कहते हैं ना जैसे फैक्ट्री में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकला तो उसको हटाते जाएंगे, अदरवाइज वहां पे गार्बेज होगा, इन्फेक्शन क्रिएट होगा, तो वही चीज है। तो आपको गार्बेज को हटाना भी है, तो दोनों ही चल रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, फॉर द सेंटेंस वाइज क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों करेक्ट पॉइंट है। It is therefore essential to have efficient mechanisms for the movement of these substances to the cells and from the cells, सेल की तरफ और सेल से ले जाने के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट मेथड्स फॉर दिस ट्रांसपोर्ट। अगर अब पूरी फेरा से अपन स्टार्ट करें तो पूरी फेरा में सेलुलर ग्रेड था, ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा था? वाया वाटर कैनाल सिस्टम, ऑस्ट्रिया से एंटर, ऑस्कुलम से बाहर, सेलुलर ग्रेड है तो हर सेल अपने अकॉर्डिंग न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को उसी वाटर से इनटेक कर रही थी एंड वेस्टेज को रिलीज कर रही है। क्लियर? तो मीन्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान है सब कुछ कि ये जो सिस्टम है ये धीरे 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 इवॉल्व हुआ है। ठीक है, तो हर जगह बेसिक्स नीड्स वही है कि ऐसा चल तो रहा है, न्यूट्रिएंट लिए जा रहे हैं एंड वेस्टेज रिलीज हो रहे हैं, बट उनका डिफरेंट डिफरेंट मेथड एंड डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स ऑर्गेनाइज्ड है उसमें। तो डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट मेथड फॉर दिस ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे आपको पूरा एक लाइन में पूरी बैकग्राउंड में एनिमल किंगडम पढ़ना है। सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेट्स सर्कुलेट वाटर, इसका फिर फाइल तो मैंने बहुत आगे लगाया, 1 मिनट। ठीक है, सर्कुलेट वाटर surrounding through their body cavities to facilitate the cells to exchange this substance. Clear? इजी है, मतलब लोअर ऑफ ऑर्गेनिज्म में देख लो वहाँ पे इजी इजी गोइंग सब कुछ चल रहा है, कुछ सरफेस से वाटर डिफ्यूजन से चल रहा है, फिर टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है वहां तक चल रहा है। लेकिन जब ऑर्गन लेवल का जो सबसे पहले क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सपेरिमेंट, मैंने बताया था लेबोरेटरी की तरह, ठीक है, इवोल्यूशन में एक्सपेरिमेंट हो रहा है, एक्सपेरिमेंट अगर सक्सेसफुल है तो आगे गया, नहीं हुआ तो फिर बैक आ जाएगा। तो सबसे पहले जो क्लोज टाइम का सर्कुलेटरी सिस्टम आया था वो आपका आया था एनेलिडम। क्लियर? एंड उसके बाद देन वो मूव कर गया था ओपन टाइप का ऑर्थ्रोपोडा, जो इतना सबसे फर्स्ट एकदम सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग फाइलम कह लो अर्थ पे है, उसमें आप देखते हो कि ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। फिर आप हायर में आते हो तो वहां पे आप देखते हो 2 चैम्बर्ड हार्ट है, 3 चैम्बर्ड हार्ट है, 3.5 चैम्बर्ड हार्ट है, देन फाइनली 4 चैम्बर्ड हार्ट जो हम लोगों में है वो वहां तक डेवलप हो रहा है। एंड प्रॉपर
ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट हो पाया जब बॉडी के अंदर, जब एनिमल्स के अंदर 4 चैम्बर हार्ट आया। 3.5 में उनकी मिक्सिंग का, अब ये पूरा रिवाइज करना है तुम लोगों को, मैं नहीं पढ़ाने वाली, ठीक है। उनके मिक्सिंग का, कहाँ पे प्योर है, कहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज्यादा होंगे, 3.5 वाला क्या कॉन्सेप्ट था, 3 चैम्बर का क्या कॉन्सेप्ट है, फिशेज में 2 चैम्बर हार्ट था, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, ऑक्सीजनेटेड, deoxygenated, everything is should be revised. Clear? More complex organisms use special fluids within their bodies to transport such material. More complex means जहाँ पे organ system develop होता गया. Blood is the most commonly used body fluid by most of the higher organisms, including humans, for this purpose. ठीक है, अगर आप ब्रॉडली बात करते हो जब सर्कुलेटरी सिस्टम आप बोलते हो तो लिम्फ की बात नहीं हो करते हैं जनरली हम, बॉडी फ्लूइड्स सर्कुलेटरी सिस्टम जब आप बात करते हो है उसमें लिम्फ भी। क्लियर, इसलिए ध्यान देना होता है कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो ब्लड के रिस्पेक्ट में पूछा है क्या, क्योंकि जो भी इजी आंसर होगा ना वो पहले ही आपको एक बार ट्रैप करेगा। तो आपको ध्यान देना है कहीं वो ब्लड और लिम्फ दोनों वाली चीज पूछ रहा है और आप तो ब्लड को सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट मान के आपने आंसर टिक कर दिया, तो वहीं पे गए बेटा 5 नंबर। तो बहुत अटेंटिव होके जब आप सर्कुलेटरी प्रोसेस की बात करोगे, इट इंक्लूडेड बोथ ब्लड एंड लिम्फेटिक सिस्टम। क्लियर, ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड, मोस्ट कॉमनली है लेकिन वनली फ्लूइड नहीं है। क्लियर है, ठीक है, ध्यान देना। by most of the higher organisms including humans for this purpose, which purpose, for the transportation of essential and toxic material. Another body fluid, lymph, also helps in the transport of certain substance. हाँ, lymph immunity system से related है बेटा, और ब्लड से ही लिम्फ बनता है, लिम्फ में चेकिंग के लिए जाता है, लिम्फ चेक करता है कि ब्लड के इस पोर्शन में इन्फेक्शन आया है एंड देन वो पूरी प्रोसेसिंग करके उसको वापस ब्लड में ट्रांसफर कर देता है। तो ब्लड और लिम्फ अभी बढ़ाते हैं, आज वही पढ़ाएंगे। यू विल लर्न अबाउट द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्लड एंड लिम्फ। क्या सिलेबस है यहाँ का वो देखना है। टिश्यू फ्लूइड एंड द मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड हियर, मतलब ये पूरा तुम्हें यहाँ पे दे दिया व्हाट विल बी द content covered in this chapter. ओके, अब चलते हैं यहाँ, पहले बात करते हैं बेसिक्स से कुछ। वाटर फ्लो, ये किसकी बात हो गई, स्पॉन्जेस या वाटर फ्लो, ऑस्टिया ऑस्कुलम। तो यहाँ पे तो मैं नहीं पढ़ाने वाली बेटा, ये आपको रिवाइज करना है, या आप सब रिवाइज करोगे, ठीक है। नहीं कुछ समझ में आ रहा है, कुछ भूल चुके हो तो पूछना। क्लियर, फिर देखो आप प्लेनेरिया का दिख रहा है, इंसेक्ट का दिख रहा है एंड अर्थवर्म का दिख रहा है। तो प्लेनेरिया, इंसेक्टा, अर्थवर्म, इन सभी केस में आपको दिख रहा है अलग अलग टाइप का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। अलग अलग टाइप में यहाँ पे अलग है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। कोई बता पाएगा मेरे को व्हाट इज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी मतलब डाइजेस्टिव सप्लाई एंड वेस्कुलर सप्लाई इज कॉमन। तो डाइजेस्टिव वेस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको प्लैनेरिया, प्लेटफॉर्म, इन सभी में दिख जाता है। देन इंसेक्टा में हमने देखा था कि ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम था, हीमोसिल कैविटी थी, जो बीच में आपका ऑर्गन्स है, वाइटल ऑर्गन्स है, दे आर बाथ्ड इन द ब्लड। अभी आते हैं उसको भी एक बार देख लेंगे। देन अर्थवर्म में हमने देखा था कि यहाँ पे पूरा एकदम प्रॉपर ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। 5 हार्ट की आप बात कर रहे थे, वो है वहां पे और वो ट्रांसपोर्टेशन को मेंटेन कर रहे हैं, मतलब लार्ज वेसल्स हैं या जिनको लैटरल हार्ट कहते हैं। ऐसे ट्रू हार्ट डेवलप नहीं था। तो इन सभी जगह पे अभी ऐसा कोई भी बहुत क्लोज और बहुत ही इवॉल्व टाइप का सिस्टम नहीं आया था। बेसिकली ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्रॉड लेवल पे डिफरेंस है वो यही है कि जब आप क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हो तो मीन्स पूरा जो कंप्लीट फ्लो ऑफ ब्लड चल रहा है, कंप्लीट फ्लो ऑफ ब्लड हर जगह हमेशा ट्यूब के थ्रू ही जा रहा है। दैट इज द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। उनके लेवल अलग अलग हो सकते हैं, जैसे एरोटा है, आर्टरी है, एट्रियोल है, कैपलरीज हैं,
ठीक है, वेन्यूल है, वेन है, वेना केवा है। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट वेसल्स के नेम लोकेशन के अकॉर्डिंग आप बदल रहे हो, लेकिन एक चीज कॉमन है, सब ट्यूब है। ट्यूब की साइज भी वेरी कर रही है, ट्यूब का नेम भी वेरी कर रहा है। तो ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में कैसा है, ओपन ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में कैसा है, वो ओपन है, मतलब हाँ ठीक है, हार्ट जैसा स्ट्रक्चर है, देन ब्लड फ्लो करके आ रहा है और ओपन, ठीक है। हिमोसिल बॉडी की जो कैविटी है वहां पे ओपन हो गया, और यहाँ पे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो अपने अपने अकॉर्डिंग न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और सेम वे में प्रेशर एक्सर्ट होगा, और सेम वे में वहां पे एब्जॉर्प्शन वाला फिनोमेना चल रहा है, एंड सेम में वहां पे मेटाबॉलिक वेस्ट आया, एंड देन वो अगेन वाटर में डिफ्यूज होगा और फिर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो एक इस तरीके का ओपन टाइप का है। क्लोज में देख रहे हो, सब कुछ प्रॉपर एक चैनल में क्लोज, एवरीथिंग इज क्लोज्ड, एक सिस्टम चल रहा है, क्लियर। तो इस तरीके का आप ब्रॉडली डिस्टिंग्विश कर सकते हो। देन आप ह्यूमन में बात करो, सारे एनिमल किंगडम का अच्छे से रिवाइज कर लेना बेटा। देन आप ह्यूमन को पहुंच रहे हो, तो ह्यूमन में आप देख रहे हो कैसे रिवाइज करोगे, चैम्बर्ड हार्ट, हार्ट के पहले का जैसे लार्ज वेसल्स वाला पोर्शन कहाँ कहाँ है, किस तरीके का ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड का कंपोजिशन, कहाँ पे हीमोग्लोबिन कब से आया, विदाउट हीमोग्लोबिन कब तक ब्लड है, ये चीजें रिवाइज करोगे। किस और उस पर्टिकुलर फाइलम का रिप्रेजेंटेटिव एनिमल कौन सा है, ये चीजें रिवाइज करोगे। फिर जब आप चैम्बर्ड हार्ट में आ जाओगे तो वहां पे आप व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टू चैम्बर, of three chamber, what is the drawback of three chamber, what is the drawback of two chamber, what is the benefit of 3.5 chamber, and what is the benefit of 4 chambered heart। तो इस तरीके से आपके माइंड में एक पूरा सिनेरियो बन जाना चाहिए। ओके, अब ये सामने जो है दैट इज द डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, इट इंक्लूडेड टू सर्किट ऑफ ब्लड फ्लो, ठीक है। सिंपल सी बात, दो सर्किट हमें ध्यान रखना है, दो सर्किट से हमें ध्यान में रखना है बेटा कि जो यहाँ पे आप बात कर रहे हो उस उसमें हार्ट के थ्रू 2 बार फ्लो हो रहा है, ठीक है। जो भी ब्लड है वो 2 टाइम्स फ्लो हो रहा है। तो अभी आप पे क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आप ब्लड की बात कर रहे हो, अगर हम इसका ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, देखो दिख विजिबल हो तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस जगह से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जगह क्या है आपकी, फोर्थ चैम्बर्ड हार्ट है। फोर्थ चैम्बर में क्या होता है, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल, कहीं पे लिखा है लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल राइट एट्रियम। ऊपर की तरफ ए, सिंपल इस तरीके से आप एक ड्रॉ करके रखो, उस टाइम भी कराया था, इसमें मैंने आपको बता रखा है ये ए, ये एल ए है, ये आर ए है, ये आर वी है, ये एल वी है। So right atrium, right ventricle deals with the deoxygenated blood, and left atrium, left ventricle deals with the oxygenated blood। ठीक है, अब जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आने के पहले लंग्स में जाएगा ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, उसके पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से आया होगा हार्ट में, तो अपन राइट एट्रियम से स्टार्ट करते हैं। क्लियर, दिस इज राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में लेके आने वाली वेन, बड़ी वेन जो होती है वो हो जाती है वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा ऊपर से बॉडी के अपर पार्ट से, मतलब ये आपके ब्रेन वेन के पार्ट से ब्लड लेके आ रही है हार्ट में, एंड लोअर पार्ट से लेके आ रही है इंफीरियर वेना केवा। सब वन बाय वन देखेंगे, आज बस ओवरऑल बात कर रहे हैं। तो जब ब्लड आया, ब्लड के पास डीऑक्सीजनेटेड है, मतलब आपने जो देखा था रेस्पिरेटरी सेंटर सिस्टम में, जहाँ पे पार्शियल प्रेशर CO2 का हाई है, जब टिश्यू से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव कर रहा है, तो CO2 हाई है, मतलब अब उसको उस ब्लड को पंप होना है, तो पहले वो आता है राइट एट्रियम में, देन राइट वेंट्रिकल में नेचुरली आया, राइट वेंट्रिकल में फिर फोर्सफुली भी आता है, उसके बाद ये आपको एक दिख रही है वेसल निकली हुई, ये ब्लड को सप्लाई लेके जा रही है, तो ब्लड को सप्लाई लेके गई, तो यहाँ पे अब एल्वेलाई से गैसेस एक्सचेंज होगा, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, एंड इसके बाद पल्मोनरी वेन, ओनली वेन विच कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओनली आर्टरी विच कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका सिंपल सा फंडा है कि ब्लड ऑक्सीजन लेने जा रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन लेने जा रहा है, और हार्ट से जो दूर की तरफ ब्लड ले जाता है वो आर्टरी होती है, हार्ट से ले जाने निकलने वाली आर्टरी होती है।
जो ऑक्सीजनेटेड है वो एरोटा है, जो डीऑक्सीजनेटेड है वो पल्मोनरी आर्टरी है। दो ब्रॉडर वे, हार्ट से दूर जा रहा है ब्लड, तो ऑक्सीजनेटेड जा रहा है तो भी आर्टरी होगी, डीऑक्सीजनेटेड है तो भी आर्टरी होगी। ऑक्सीजनेटेड के लिए एरोटा याद रखना है, डीऑक्सीजनेटेड के लिए पल्मोनरी आर्टरी जो लंग्स को ब्लड की सप्लाई लेके जा रही है। क्लियर? एंड वहां पे ऑक्सीजन डिसॉल्व हुआ, ट्रांसफ्यूज हुआ, देन वो ट्रांसपोर्ट हुआ हार्ट में। अब किस साइड आएगा? अब आएगा लेफ्ट ऑरिकल के साइड में। क्लियर? लेफ्ट ऑरिकल से सेम वे में जैसे राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आया, सेम वे में लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड ट्रांसपोर्ट हो गया। जब ब्लड यहाँ पे आ गया है, देन अब वो यहाँ पे जब ये देखो, ये तुम यहाँ पे एक चीज समझाऊं अगर तो अभी से ही रिलेट कर लोगे कि जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है डार्क येलोइश ऑरेंज टाइप का, ये पोर्शन आपको लोअर साइड में थिक दिख रहा है, वो मसल्स है, ठीक है, कार्डियक मसल्स है। तो थिकनेस उनकी है, मतलब ज्यादा फोर्सफुली पंप कर सकता है वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल जब पंप करता है तो ब्लड हार्ट से बाहर निकलता है। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल ने पंप किया तो वो बॉडी को ब्लड ले जाएगा, राइट वेंट्रिकल ने पंप किया तो वो लंग्स को ब्लड ले जाएगा। दिस इज द डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। अब वो ब्लड गया बॉडी में, बॉडी ने ऑक्सीजन को यूज किया, देन अगेन मेटाबॉलिक वेस्ट उसमें डिफ्यूज हुआ, CO2 डिफ्यूज हुआ, न्यूट्रिएंट डिफ्यूज हुआ। अब वो रिनल सिस्टम की तरफ जाए या जहां पे भी जा रहा है, बाद में तो एट द एंड फिर से उसको हार्ट में आना है। तो एक ये पाथ पूरा चलता रहेगा। तो चैम्बर ध्यान में रखना है। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि यहाँ पे एक पल्मोनरी सर्किट है, एक बॉडी सिस्टमिक सर्किट है जो सिस्टम को आपके ब्लड दे रहा है, मतलब बॉडी को सप्लाई दे रहा है। तो सिस्टमिक सर्किट, दिस वन इज सिस्टमिक and this one is related to pulmonary. So 1 or 2, that's why the system is double circulatory system and it is completely closed type of system. Is it clear? इतनी बेसिक समझ में आई? Yes or no? Very good. ठीक है, अब एक मिनट जरा ये सब रिवाइज करो, मैं पानी लेके आती हूँ। ओके, क्लियर? अभी एरोटा वगैरह सब पढ़ाएंगे बेटा, सब आएगा धीरे धीरे। सिंपल सा अभी क्या ध्यान रखना है कि हमने देखा कि ब्लड जो है वो हार्ट में आ रहा है और हार्ट से जा रहा है, इतनी सी बात अभी समझनी थी। हार्ट में आ रहा है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तो उसको पल्मोनरी आर्टरी लेके जा रही है लंग्स में। फिर ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है फिर से हार्ट में। उसके बाद उसको पंप कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो विच आर्टरी जो सबसे पहले बाहर लेके निकलती है, बड़ी आर्टरी, वो है आपकी एरोटा। ठीक है, एरोटा बोलते हैं, एरोटा लिखते हैं, एरोटा होता है एक्चुअली। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं आगे की। ठीक है, ये आपका दिख रहा है बढ़िया वाला हार्ट का सिस्टम, बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी इमेजेस दिखाएंगे हार्ट की। तो प्यारी मैकेनिज्म है, प्यारा कंट्रोल है। आफ्टर बर्थ भी नहीं कह सकते, बिफोर बर्थ वो ऑर्गन जो आपका वर्क करने लगता है और पूरे लाइफ टाइम वर्क कर रहा है, कभी आराम नहीं करेगा, रुकेगा आराम किया मतलब कहानी खत्म। वो आपका क्या है? हार्ट। ठीक है, अभी देखो जैसे यहाँ पे लिखा है सुपीरियर वेना केवा, मतलब ये अपर पोर्शन ऑफ बॉडी से ब्लड ला रहा है। इंफीरियर वेना केवा ये लोअर पोर्शन से लेके आ रहा है, दोनों मिलती हैं तो वेना केवा बनता है। वेना केवा राइट एट्रियम को ब्लड देता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल को ब्लड जाता है, राइट वेंट्रिकल से पंप होगा पल्मोनरी वेन नहीं, पल्मोनरी
आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जाएगा, ट्रांसपोर्ट होगा लंग्स में, लंग्स से ब्लड डिसॉल्व हो गया पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। अब देखो दो लंग्स हैं आपके, दो पोर्शन से आ रहा है, लेफ्ट लंग्स राइट लंग्स से आएगा, फिर दोनों मिलेंगी पल्मोनरी वेन बनेगी। पल्मोनरी वेन ब्लड देगी ऑक्सीजन को, कहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को देगी, लेफ्ट एट्रियम कहाँ लिखा है, नहीं लिखा है, चलो डायरेक्ट आ जाते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल में, मतलब अपर साइड में आएगा लेफ्ट एट्रियम में, राइट लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप करता है तो पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, तो सबसे जो मेजर कॉन्ट्रैक्शन करना है, जिसको सबसे दूर तक ब्लड को ट्रांसपोर्ट कराना है, वो आज ही जान लो कि वो होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो राइट वेंट्रिकल ने भी कॉन्ट्रैक्ट किया है, ब्लड ट्रांसपोर्ट कराया है, तो सिर्फ लंग्स तक ही तो कराया है, लंग्स तो यहीं बगल में ही था, देखा हमने थोरेसिक कैविटी में, ठीक है। तो उसको कितना पंप लगाना, अरे तुम लोगों ने वो साइकिल वगैरह चलाया होगा, तो साइकिल में हवा भरने के लिए पंप यूज किया है ना बेटा, पंप यूज किया है, हैंड पंप, हैंड जो जिससे हवा भरते हैं, तो वो कैसे, जैसे जैसे हवा भर जाती है तो आप धीरे धीरे उसको करने लगते हो, उसी तरीके से चीजें हैं। जब आपको बहुत फोर्सफुली सबसे ज्यादा डिस्टेंस हवा ज्यादा देनी है तो आप तेज तेज कर रहे थे, तो सबसे ज्यादा जो ट्रेवल कराना है ब्लड को, वो जिम्मेदारी आती है लेफ्ट वेंट्रिकल पे, मेजर कॉन्ट्रैक्शन, मेजर सप्लाई ऑफ द इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस, जो यहाँ पे अलग से नर्वस सिस्टम के अलावा भी अलग इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है कार्डियक में, वो सब बात करेंगे, वो रहती है लेफ्ट वेंट्रिकल को। मेजर सिस्टोलिक फेज जो रहता है वो रहता है लेफ्ट वेंट्रिकल का। तो ये सब क्यों, क्योंकि इसको नीड है, यही पंप करेगा तो आपके पूरे कंप्लीट बॉडी को सप्लाई जाने वाली है, ठीक है। तो आज जनरल व्यू एकदम आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि थिंग्स आर गोइंग टू बी कॉम्प्लिकेटेड। अब थोड़ा सा बाहर फिर चलते हैं, पिगमेंट वगैरह की बात कर लेते हैं। डिफरेंट, अब ब्लड का कलर ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सल कलर ब्लड का आप रेड कह सकते हो, यूनिवर्सल कलर ब्लड का रेड नहीं है, क्लियर। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू, ये दिख रहा है नीचे जो नेम लिखा हुआ है, सब कुछ नहीं, जस्ट जो बैंड पे लिखा हुआ है ना, इतना आपके लिए जरूरी है अभी, जैसे हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, ठीक है, क्लोरोक्लोरोफिन, हीमो एरिथ्रिन, यस विजिबल है, बस उतना ही यहाँ से काम का है आपके। ठीक है, जैसे हम लोगों का रेड है, तो वी नो कि रेड, रेड कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, देखेंगे फिर इसका स्ट्रक्चर, ऑलरेडी देखे हुए हो तुम लोग कई बार। ब्लू कलर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्पाइडर में, क्रस्टेशियंस में, सम मोलस्का, ऑक्टोपस, स्क्विड, ये सब नाम आ चुके हैं, रुकेंगे नहीं हम यहाँ पे, बस बता रहे हैं आपको। उनके अंदर पिगमेंट क्या है, हेमोसाइनिन है, हेमोसाइनिन है, जो हेमोसाइनिन पिगमेंट उनके कलर को ब्लूइश अपीयरेंस दे रहा है, ठीक है। ग्रीन कलर का पिगमेंट किसके थ्रू है, क्लोरो, CHLORO, क्लोरो, क्रूओ, क्रूओ तो क्रूट्रिन होता है, एक मिनट मुझे ही नहीं दिख रहा है, रुक जाओ बताते बेटे। ठीक है, DRIN होता है, क्लोरोक्रूड्रिन, क्लोरोक्रूड्रिन, ये इमेज हम शेयर कर देंगे तुम लोग को। क्लोरोक्रूड्रिन जो पिगमेंट है वो ग्रीन कलर का अपीयरेंस देता है। देन आपका हीम एरिथ्रिन, एरिथ्रिन कंफ्यूज करता है, ये कंफ्यूज करता है, और ये मैच द कॉलम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए सबको ये पिगमेंट नोट डाउन करके रखना है बेटा। हीम एरिथ्रिन, एंड यू नो एरिथ्रोसाइट, तो एरिथ्रोसाइट से अपन बात करते हैं तो अपन क्या बोलते हैं उसको, RBC, क्लियर। तो ये गलती करा देता है, क्योंकि हीम एरिथ्रिन, साइनिन तो हमें याद है भाई, पिगमेंट से हमें याद रहता है कि ब्लूइश अपीयरेंस देगा, लेकिन हीम एरिथ्रिन स्लाइटली पर्पल कलर देता है, क्लियर, स्लाइटली पर्पल वॉयलेट कलर देता है। तो दीज ऑल पिगमेंट्स आर इम्पोर्टेंट, एक ऐसे ही छोटा सा भी ये इमेज नहीं बनाना है, एग्जाम्पल्स बनाने हैं, और ब्लड में प्रेजेंट पिगमेंट का नेम नोट डाउन करना है आपको, क्लियर है। तो ग्रीन पिगमेंट आप देखो यहाँ पे, सम सेगमेंटेड वर्म्स, सम लीचेस, ठीक है, एनेलिडा एंड सम मैराइन वर्म्स में प्रेजेंट होगा ग्रीन पिगमेंट। एंड वायलेट पिगमेंट आपका कहाँ पे प्रेजेंट है, मैराइन वर्म्स इंक्लूडिंग पीनट वर्म्स,
पेनिस वर्म्स एंड ब्रैकियोपोड्स। ये कुछ ऐसे एनिमल्स के एग्जांपल्स दिए हैं, तो यू हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ एनिमल्स, ठीक है, कलर ऑफ ब्लड एंड कलर ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर blood which is responsible for the color of that particular blood. Clear? ठीक है, ये नोट डाउन कर लोगे। अब एक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मेडिकल फील्ड में हो जाने वाले हो तुम लोग, तो समझो कि ब्लड की एक हार्वेस्टिंग की भी टेक्निक चल रही है। जो हॉर्सशू क्रैब है इनके ब्लड में कंपोनेंट है जो कि अगर आपके किसी पर्टिकुलर मतलब किसी पर्टिकुलर सैंपल को आपको बिल्कुल बैक्टीरिया फ्री करना है या कहीं, ठीक है, तो यहाँ से बेटा आपको पिगमेंट नोट डाउन करना है, नेम ऑफ कलर और कुछ एग्जांपल्स, एनिमल्स के एग्जांपल्स नोट डाउन करना है। फिर आपको हार्वेस्टिंग का मैं बता रही थी, तो हार्वेस्टिंग में क्या है, हॉर्सशू क्रैब, यू नो, ठीक है, कवर किया हुआ है। तो हॉर्सशू क्रैब के जो ब्लड का कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके ब्लड में कंपोनेंट पाया जाता है जो सिर्फ और सिर्फ उसके ही ब्लड में प्रेजेंट है। एंड उस कंपोनेंट की खासियत यह है कि वो अगर सिंगल सेल ऑफ बैक्टीरिया भी उस मीडियम में या उस कहीं पे जहाँ पे उसको ट्रीट किया जा रहा है, जहाँ उसे यूज किया जाएगा, अगर वहाँ पे सिंगल सेल ऑफ बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट की बैक्टीरियल कॉलोनी, ठीक है, तो भी उसको वो डिटेक्ट करता है। दैट्स वाई इसका मेडिकल पर्पस बहुत ज्यादा है। ठीक है, जब आप कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हो, रिसर्च करते हो, तो बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा यूजफुल है। क्लियर? तो एक डेटा दिया हुआ है, इन each year 500,000 horseshoe crabs are captured and bled alive to create an unparalleled biomedical technology. ठीक है, इसको देख लो तुम, ये इमेज है एक, देखो यहाँ पे अब ये इस तरीके से ब्लड को आइसोलेट किया जा रहा है कि उनको मारा नहीं जा रहा है, बट उनसे टाइम टू टाइम आप ब्लड को हार्वेस्ट करना है। तो जो ब्लड उनके यहाँ, दैट इज नॉट लाइक कि ब्लड डोनर की ही तरह तुम समझ सकते हो, लेकिन ऐसा ये नहीं है। मतलब अगर आप एनिमल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो अच्छी प्रोसेस नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल वो इसमें प्रेजेंट है जिसको कई सारे मेडिसिन को बचाने में यूज किया जा रहा है। तो बेसिकली वो क्या है, वो अमीबोसाइट सेल्स हैं। क्लियर? अमीबोसाइट्स हैं जो उनको जो डिटेक्ट कर सकती हैं मियर ट्रेसेस ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंस एंड ट्रैप देम इन एस्केपेबल क्लॉट। ठीक है, और उनको ट्रैप करती हैं। तो इसी चीज को हंट किया गया एंड देन इसको एडवांटेज यूज किया गया है एंड कई सारे रिसर्चेस में ये यूज हो रहा है। क्लियर? तो इसको एक बार रीड कर लेना, ये आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर द जी के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, और बड़ा महंगा भी होता है, 10 लाख टू 15 लाख कॉस्ट है इसकी 1 लीटर की, 10 लाख टू 15 लाख कॉस्ट। So this is also one of the most expensive liquid in the world. तो थोड़ा सा ये डेटा ऐसे ही अपने नॉलेज के लिए ध्यान रखना। नाउ बैक टू स्टडी, बॉडी फ्लूइड्स की बात करें, जो चैप्टर है आपका बॉडी फ्लूइड्स नेम दिया हुआ है, तो बॉडी फ्लूइड्स के भी परसेंटेज, बॉडी फ्लूइड कहाँ कहाँ है, ये आपको एक तरीके से चलना चाहिए। क्लियर? तो आप यहाँ पे कॉमन देखो, अब ये इसका नहीं, ये इमेज ये नहीं शो कर रहा है कि नीचे वाले लोअर पार्ट में वाटर है ऊपर नहीं है। ठीक है, टोटल बॉडी का अमाउंट परसेंटेज में दे रहा है कि टोटल बॉडी में कितने परसेंटेज वाटर है। तो न्यू बॉर्न इन्फेंट में 80%, एडल्ट मेल में 60% एंड फीमेल में, मेल की कंपैरेटिवली लो होता है 50% का परसेंटेज ऑफ बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड बोले तो इंक्लूडिंग इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस जो है, वहां पे इंटरस्टिशियल टिश्यू में जो वाटर है, लिम्फ में जो वाटर है, ब्लड में जो वाटर है, यूरिन में जो वाटर है, एवरीवेयर जहाँ पे भी आपका वाटर सिस्टम वाटर है प्रेजेंट, उन सबको, इंट्रासेलुलर जो वाटर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे मेजर तो वही है। तो एवरीवेयर दैट इज बॉडी फ्लूइड। क्लियर? मतलब फ्लूइड कंटेंट को आप बॉडी में से हटाओगे, सॉलिड कंटेंट रिमेनिंग रह जाएगा। तो देयर इज, इन फीमेल केस 50% इज वाटर कंटेंट एंड 50% इज अदर कंटेंट। in male 60% is water content, other content is 40%, and in newborn because वहाँ पे
हर चीज बड़ा ही फ्रेजाइल है। अभी जो भी स्ट्रक्चर है वो सब काफी फ्रेजाइल है। उनके अंदर जो वाटर बॉडी कंटेंट होता है, फ्लूइड कंटेंट होता है, that is 80% and remaining content is 20%। and this is one of the most important image जो आपको आगे की भी मेडिकल फील्ड के लिए भी आपको एक कैटेगरी वाइज मतलब पूरा आपका दिमाग में सेट होना चाहिए कि बॉडी फ्लूइड को आप कैसे डिवाइड कर रहे हो। तो ये वाला इमेज स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंपोनेंट जो इसके बीच में डेटा दिया है उसको निकालो और फ्लो चार्ट बना लेना। क्लियर? अब देखो फोकस करो, हम बात कर रहे हैं कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड। कोई हमारे क्लास में ऐसा है क्या जिसको ना पता हो व्हाट इज इंट्रासेलुलर? इंट्रासेलुलर फ्लूइड, अच्छा क्या होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड ये बता दो। इंट्रासेलुलर फ्लूइड सेल के अंदर का, फ्लूइड इनसाइड द सेल, यस ठीक है, फ्लूइड इन द सेल्स। तो आपको पता है जो आपके ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं उन सभी के अंदर के फ्लूइड की बात हो रही है। क्लियर? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की बात नहीं हो रही है। तो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो आप ध्यान से देखो डेटा, 40% ऑफ बॉडी वेट। क्लियर? 40% ऑफ बॉडी वेट तो सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया? इंट्रा सेलुलर फ्लूइड हो गया। ठीक है, टोटल फ्लूइड कितना था? 60%। 60% में 40% कहाँ चला गया? अब ये देख लो मैन है तो मैन में अपन ने बात कर ली 60% का। तो टोटल फ्लूइड का इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो हो गया वो हो गया 40% ऑफ बॉडी वेट। रह गया रिमेनिंग कितना? 20%। 20% में 15% चला गया आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड। 15% गया इंटरस्टिशियल फ्लूइड। नाउ टेल मी व्हाट इज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड? ब्रैकेट में लिखा ही है वैसे, फ्लूइड बिटवीन द सेल्स। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के आप फ्लूइड की बात कर सकते हो जो सेल सेल के बीच में प्रेजेंट है फ्लूइड। क्लियर? उस फ्लूइड में आप कह सकते हो दैट इज इंटरस्टिशियल, मतलब टिश्यू लेवल पे होगा। टिश्यू बनेगा तो सेल के बीच में फ्लूइड जो रहेगा वो इंटरस्टिशियल टिश्यू फ्लूइड कहलाता है। ओके, वो कितना है? 15%। 15%। रिकॉर्डिंग बेटा मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ये सब आप लोगों के जो भी कमेंट वमेंट आ रहे हैं ना ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। एक दो दिन थोड़ा ऐसे रहेगा, पेन टैब ऑर्डर किया वो आ जाता है तो फिर लेंगे अच्छे से। क्लियर? इंटरस्टिशियल फ्लूइड, फ्लूइड बिटवीन द सेल्स दैट इज 15% ऑफ टोटल बॉडी वेट। 40% कहाँ गया? इंट्रासेलुलर फ्लूइड। 15% कहाँ है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। नाउ रिमेनिंग 5% फॉर्म्स द ब्लड प्लाज्मा लिम्फ, मतलब जो आप ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम की बात कर रहे हो। ब्लड प्लाज्मा पता है ना, आप सेल्स को ब्लड में से सेल्स हटा दो सारे और जो लिक्विड बचेगा उसको ब्लड प्लाज्मा बोलते हो आप। तो सेल लिक्विड रह गया वो है ब्लड प्लाज्मा। तो ब्लड प्लाज्मा और लिम्फेटिक सिस्टम ये दोनों एक साथ मिलके क्या बना रहे हैं? 5% ऑफ टोटल बॉडी वेट का जो फ्लूइड है उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फिर से सुन लो एक बार, हमने बात की कि 60% है टोटल बॉडी वेट का फ्लूइड, दैट इज बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड डिवाइडेड इनटू mainly one part that is intracellular। clear? intracellular contributed 40% of body weight। 40% के बाद बच जाता है 20%। 20% में 15% used is present in form of interstitial fluid, मतलब fluid between the cells 15% है। now remaining is only 5%। तो when I said, तो आप यही गलती करते हो, फिर बच्चे यही गलती कर जाते हैं। बॉडी फ्लूइड के बारे में पता है तो आप इसके अराउंड आंसर देते हो। क्वेश्चन ही वो इसके अराउंड नहीं पूछा है तभी वहां पे स्मार्टली उसने बॉडी फ्लूइड वर्ड यूज कर दिया एग्जामिनर ने। दैट इज नॉट अबाउट द की ब्लड फ्लो। इसलिए ब्रॉडर हो जाओ थोड़ा। आज के इंट्रोडक्टरी लेक्चर का पर्पज ही यही है कि थोड़ा सा ब्रॉड वे में सोचना कि बॉडी फ्लूइड सर्कुलेटरी सिस्टम से ही सिर्फ बाउंडेड नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ 5% से वर्क कर रहा है। रिमेनिंग 40% एंड 15% की प्रोसेस इग्नोर हो जाती है जब ऐसा कंपैरेटिव क्वेश्चन आता है। मिलेगा तुम्हें PYQs में मिलेगा। क्लियर है? अब यही ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है पूरे बॉडी में। यहाँ पे एग्जांपल दे दिया, इंटेस्टाइन में ब्लड जा रहा है, स्किन में ब्लड जा रहा है, लंग्स को सप्लाई जा रहा है, किडनी को सप्लाई जा रहा है। क्लियर? ठीक है।
तो जो ब्लड और लिम्फ की या आप ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करते हो तो आपको ब्रॉडर वे में जो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, टाइप्स ऑफ वेसल्स, टाइप्स ऑफ वेसल्स, टाइप्स ऑफ वेसल्स में आ जाएंगी आपकी ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स। इंटरस्टिशियल फ्लूइड छूट गया, सेलुलर छूट गया, वो सब छोड़ दिया है। अभी बात कर रहे हैं हम जो 5% की है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उस 5% फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट होने के लिए दो सिस्टम वर्क कर रहे हैं, एक तो सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम दोनों ही वेसल्स में मूव करेंगी। सर्कुलेटरी सिस्टम वाली नोन एज ब्लड वेसल्स एंड lymphatic system is known as lymphatic vessels. ठीक है, जैसे lacteals, lacteals is the example of lymphatic vessels present in villi। तो वहां पे आप देख रहे थे कि lacteal यूज किया गया था। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, कितना भी है नेटवर्क लेकिन इसकी एक हायरार्की है। क्लियर, आज बस ऐसे सुन लो, लिखवाते हैं उसको फिर। जैसे मैंने बोला एरोटा से ब्लड निकला, तो एरोटा से ब्लड निकला, अभी अपन एग्जांपल ले लें कि ब्लड की सप्लाई जो है वो गई है कहाँ पहुंचाए, स्टमक में आया। ठीक है, स्टमक में सप्लाई आई तो स्टमक में वो गैस्ट्रो आर्टरी स्टमक में जो एंट्री करेगी उसकी फाइन आर्ट्रियोल्स बनेंगी, फाइन आर्ट्रियोल से फिर कैपलरी बनेगी, कैपलरी जो सबसे नैरो होगी, जिसकी वॉल सबसे थिन होगी, जहाँ पे इजीली डिफ्यूजन हो सकता है, जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड के बीच में मिक्सिंग हो सकती है, वो स्ट्रक्चर क्या होगी आपकी ब्लड कैपलरी। ब्लड कैपलरी, तो ब्लड कैपलरी सबसे फाइन हो गई। क्लियर, एट्रियोल के बाद ब्लड कैपलरी, तो ये ब्लड कैपलरी जो है वो नेटवर्क बनाएगी। इसके बाद आ जाता है आपका वेन्यूल, जो सबसे फाइन आर्टरी की तरफ से जो सबसे फाइन है दैट इज एट्रियोल। वेन की तरफ से जो सबसे फाइन है ब्लड कैपलरी से जुड़ा हुआ वो हो जाएगा वेन्यूल, और जहां पे दोनों में आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो दैट स्ट्रक्चर इज ब्लड कैपलरी। जैसे आप ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन में भी देख रहे हो, CO2 के ट्रांसपोर्टेशन में देख रहे हो, तो जो एक्सचेंज से डील कर रही है वो कैपलरीज हैं आपकी, ब्लड कैपलरीज। जैसे जहां जहां मैंने आपको सप्लाई पढ़ा है कि वेस्कुलर, हायर वेस्कुलर सप्लाई, इट मीन्स कि उसको हायर आर्ट्रियल सप्लाई है और बहुत सारी बारीक बारीक वहां पे आर्ट्रियोल प्रेजेंट होगी और ब्लड सप्लाई प्रॉपर मेंटेन हो जाएगा। क्लियर, तो आर्टरी, एट्रियोल, वेन्यूल, वेन, आर्टरी, एट्रियोल, वेन्यूल, वेन, एंड देन ये आगे जाएगा सुपर वेना केवा बना देगा, मतलब वेना केवा बना दे रहा है, और उधर से निकली थी एरोटा। तो एक आपको बैक साइड में जाना है, बैक साइड में जाओगे तो आप छोटे से बड़े की तरफ जाओगे। वेन्यूल, वेन, वेना केवा, वेन्यूल, वेन, वेना केवा, नंबर ऑफ वेन्स मिलेंगी तो वेना केवा बनेगा। वेना केवा में भी दो तरीके की वेना केवा है, लोअर साइड की इंफीरियर, अपर साइड की सुपीरियर, देन फाइनली वेना केवा, फाइनर केवा ब्लड को अंदर एंटर कराएगी हार्ट में। ठीक है, उसी तरीके से निकलते टाइम बड़ी ऊपर है, एरोटा ऊपर है, ऊपर तो वेना केवा भी है लेकिन फ्लो को समझो, नीचे से ऊपर गया है ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड टुवर्ड्स द हार्ट जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड टुवर्ड्स द बॉडी आ रहा है। तो आने के टाइम सबसे पहले एरोटा है, फिर उसकी फाइन आर्टरीज बन रही हैं, आर्ट्रियोल बन रहे हैं, देन कैपलरीज, एंड जो कनेक्शन है वो है कैपलरीज के बीच में। तो कैपिलरीज के राइट साइड में ध्यान रखना एट्रियोल है, एंड लेफ्ट साइड में मतलब कनेक्शन ऑक्सीजन लाने वाली एट्रियोल है, और डीऑक्सीजनेटेड को ले जाने वाली वेन्यूल है। वेन्यूल वेन की तरफ ले जाएगी एंड एट्रियोल में आर्टरीज के साइड से ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होगा। ये सब पढ़ना है डिटेल में, आज सिर्फ समरी बताना। इज इट क्लियर, समझ में आया? ओके, अब देखो ये बड़ा प्यारा, प्यारा सा एकदम इमेज है, इसमें तुम रिलेट कर सकते हो। लिम्फेटिक, लिम्फेटिक सिस्टम को देखो, अब जहां जहां ब्लड कैपिलरीज जाती हुई दिख रही है, जब मैंने 11 सिस्टम्स दिखाए थे तभी मैंने दिखाया था ओवरलैप करता हुआ लिम्फेटिक सिस्टम। जहां जहां आपकी ब्लड वेसल्स जा रही है उसके पैरेलल ही आपकी लिम्फेटिक वेसल्स भी जा रही हैं। अब इस पॉइंट को फोकस करो, ये जो सर्कल में दिया हुआ है देख रहे हो, ब्लू वाले पोर्शन से मूव कर रहा है ब्लड। ठीक है, और फिर कनेक्शन बन रहा है यहाँ कैपिलरीज के पास, वो पेन यूज करना, यहाँ पे देख रहे हो एक कनेक्शन यहाँ पे बन रहा है, एक कनेक्शन यहाँ पे बन रहा है।
क्लियर। तो इसने इधर से ब्लड लिया और सारी चीजें चेकिंग करके वेना केवा को दोबारा ब्लड दे दिया ताकि वो अब इसके अंदर एंट्री करे एंड चला जाए लंग्स में। ये पल्मोनरी वाला हिस्सा हो गया, लंग्स में गया, ऑक्सीजनेटेड हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर वापस आया हार्ट में एंड फिर वो पूरी बॉडी में गया। ठीक, तो जनरल समझना है, इन सब बारे में बात होगी, वन बाय वन बात होगी। तो यू कैन सी हियर कि देयर इज लिम्फ नोड्स, फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ नोड्स। ये लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फ नोड्स हैं। ये पुलिस चौकी हेडक्वार्टर्स की तरह है। यहाँ से कोई अगर ट्रैवल कर रहा है तो यहाँ से अगर जैसे जस्ट सपोज कि कोई अगर कोई कोई क्राइम करके कोई वैन वगैरह जा रही है तो तुमने मूवी सीन में वगैरह देखा होगा कि उस रूट पे जितनी भी आगे जाके पुलिस चौकियां पड़ने वाली हैं सबको हाई अलर्ट कर दिया जाता है। एवरीवेयर देयर इज चेक पॉइंट्स शो करता है। ठीक है, कोई क्राइम सीन देखा हो तो इस तरीके से तुम्हें दिखता है। तो उसी तरीके से क्या है, वो पाथ है एंड इस पाथवे में पड़ने वाले सारे डिफेंस सिस्टम की जो जहां जहां पे इंपॉर्टेंट चेकिंग हो रही है उनको बोलते हैं लिम्फ नोड। लिम्फ नोड चेक किया, प्रोसेस किया एंड देन वापस उसको ब्लड में एंटर कर दिया। तो कितने क्लोजली कहाँ से लिम्फ नोड ने ट्रैप किया है उतना क्लोज, उससे बैकग्राउंड में उतना ही क्लोज, क्योंकि उसके पहले जैसे देखो अगर कोई क्राइम हुआ है यहाँ पे जोशी पालन में, ठीक है, अब जोशी पालन से पॉसिबिलिटी है, मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, मेरे को सारे रूट नहीं पता है। एक तो इधर राम मंदिर की तरफ चला गया, तुम्हारे इस रोड से चला गया मारुति मंदिर वाले साइड से। एक ये हमारे पीछे से जो हाईवे जा रहा है, ठीक है, इसके थ्रू चला गया मारुति मंदिर साइड तक, सालवी स्टॉप पे जाके जहाँ पे वो ओपन होता है। तो अब यहाँ से और वहां से दोनों हर जगह तो पुलिस नहीं खड़ी है, ठीक है, कुछ चेक पॉइंट्स है। तो जिस चेक पॉइंट के पहले क्राइम हुआ होगा उसके बाद वाला ही तो चेक पॉइंट उसको सबसे पहले सेंस करेगा, वहां की पुलिस सबसे पहले एक्टिवेट होगी, वो भागते हुए देखेगी। क्लियर। उसी तरीके से है कि जब यहाँ पे जहाँ पे भी इन्फेक्शन होगा उसके नियर बाय लिम्फ नोड सबसे पहले उस इन्फेक्शन को ट्रैप करेंगे एंड इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देंगे, तो आगे सारा इम्यून सिस्टम उससे डील कर लेगा अकॉर्डिंग टू इन्फेक्शन। ठीक है, ये भी डिटेल में देखेंगे। अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है तो बस कहानी सुनो, आज कोई लोड लेना ही नहीं है। सिंपल डिफरेंसेस ध्यान रखो, लिम्फ और ब्लड में डिफरेंस होते हैं, पहले भी शायद नोट कराया है, नहीं किया होगा तो कर लेना। लिम्फ क्या है, कलरलेस फ्लूइड है दैट डज नॉट कंटेन्स आरबीसी, दैट्स व्हाई इट इज कलरलेस। और बायोलॉजी में कलरलेस का मतलब याद है ना, ऑफ वाइट इज येलो, मतलब क्रीमिश टाइप का। इट इज अ रेड कलर फ्लूइड दैट कंटेन्स आरबीसी। आरबीसी हीमोग्लोबिन इज द पिगमेंट, पिगमेंट ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, पिगमेंट है एक, वो कलर देता है। तो कंटेन आरबीसी, आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, दैट्स व्हाई रेड कलर है। Lymph, it contains plasma and lesser number of WBCs and platelets. कम होंगे comparatively blood से but present होगा। ब्लड में क्या है, प्लाज्मा है, आरबीसी तो ऑलरेडी है, डब्ल्यूबीसी भी है, प्लेटलेट भी है, सब कुछ है, क्योंकि ब्लड से लिम्फ बन रहा है। लिम्फ ब्लड से, लिम्फ से ब्लड नहीं बन रहा है, ब्लड से लिम्फ बन रहा है। तो जो लिम्फ में नहीं प्रेजेंट है वो ब्लड में ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। जैसे मैथ्स में निकालते हैं ना अपन सेट सबसेट, तो लिम्फ एक सेट है, सॉरी ब्लड एक सेट है एंड लिम्फ उसका एक सबसेट पार्ट है। तो एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन ब्लड, कॉमन सी बात है। क्लियर, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, इट हेल्प्स इन बॉडी डिफेंस एंड इज अ पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। एक आपने सेपरेट उसको इम्यून सिस्टम का पार्ट बना दिया। और लैक्टियल्स में भी देखा आपने, वहां पे एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले कर रहा था। तो कुछ कुछ है, लेकिन मेन ब्रॉडली बात करें तो इम्यून सिस्टम का रोल कर रहा है। एंड ब्लड एसोसिएटेड विद द एवरी सिस्टम, यहाँ पे आप रेस्पिरेटरी सिस्टम ले आओ, यहाँ पे आप डाइजेस्टिव सिस्टम ले आओ, यहाँ पे आप एक्सक्रीटरी सिस्टम ले आओ, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। लिम्फ इट्स प्लाज्मा लैक्स प्रोटीन, लार्जर प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब कौन से प्रोटीन, कैसे, क्या उनका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, ये ब्लड की डिटेल पढ़ेंगे तब वहां पे आएगा कौन सा प्रोटीन लिम्फ में ट्रेवल नहीं होता है। क्लियर। और यहाँ पे अब्सेंट है, लेकिन फिर से वही सेट और सबसेट वाली है, तो ब्लड में तो प्रेजेंट होगा ही। मतलब ब्लड से वो लिम्फ में नहीं आया है, लेकिन वो ऑलरेडी ब्लड में तो है, तभी लिम्फ बन रहा है। तो आपको कुछ ब्लड में से माइनस करना पड़ेगा और वो लिम्फ में प्रेजेंट रहेगा। क्लियर। ब्लड में इट हैज प्लाज्मा, प्रोटीन, एवरीथिंग होगा यहाँ पर, सेल्स, प्लाज्मा, प्रोटीन, आयंस, मॉलिक्यूल, सब कुछ प्रेजेंट होंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, कल देखेंगे कंपोनेंट ऑफ ब्लड। कंपोनेंट ऑफ ब्लड, थोड़े ब्लड के
बारे में जनरल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद आगे 1 बाय 1 स्टेप बाय मूव करेंगे। ब्रॉडली देखो 6 to 7 पॉइंट ही हैं जो आपको कवर करने हैं, तो 6 to 7 लेक्चर में वो हो जाएंगे कवर। जस्ट मेरे साथ स्पीड मेंटेन करो, आज के बेसिक्स सब रिवाइज कर लेना अच्छे से। एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ सिर्फ पढ़ाया है आज, ब्रॉडली आपको वो बोल रही हूँ एनिमल किंगडम आप एक बार रिवाइज कर लेना, वो हो जाएगा। एनसीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ हो जाएगा। लिम्फ, ब्लड, हार्ट का एक इमेजिनेशन आज क्लियर हो जाना चाहिए। तो बस कल से तो सब प्रोसेस 1 बाय 1 फिर फिक्स होती जाएगी। क्लियर है? एनी क्वेरी?